तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 27, रेगुलर फाल्सी मेथड रिक्वायर्स डैश इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। कितने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं? यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन बी करेक्टेड 2, बिकॉज हम दो रूट ऐसे लेते हैं कि बीच इसके बीच में हमारा एग्जैक्ट रूट लाई करता है और उसके बाद फिर हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और फाइंड आउट करते हैं दैट इज नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 28, एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन sin x equals to 1 by x at the second stage that lies between the x equals to 1 and x equals to 1.5 is। अब यहाँ पे देखिए मेथड मेंशन नहीं है, बट मेथड यहाँ पे डालना मतलब भूल गया मैं, वो बाइसेक्शन मेथड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और उसमें सेकेंड स्टेज पे क्या आंसर है वो आपको निकालना है। अब आपको इनिशियल रूट तो आपको दिए यहाँ पे x equals to 1 और x equals to 1.5। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट अगर रूट निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज हम निकालते हैं x1, उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे पहले और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो वो मेरा पहला अप्रोक्सीमेशन है रूट को, दैट विल बी इट इज व्हाट 2.5 डिवाइड बाय 2 और ये आता है इट इज व्हाट 1.25। अब ये आ गया मेरा 1.25। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फिर से निगेटिव और पॉजिटिव साइन को। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम डिफाइन करेंगे, सपोज इट इज व्हाट sin x माइनस 1 बाय x। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है कि भाई f ऑफ 1 और f ऑफ 1.5, इसमें आपको एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा डेफिनेटली, तभी हम बोले कि भाई रूट लाइज बिटवीन 1 और 1.5 है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, अगर मुझे उसे कैलकुलेट करना है तो मुझे साइन चेक करना पड़ेगा फिर बाद में किसका, f ऑफ 1.25 का, और इसके साइन में फिर मैं बोलूंगा कि भाई रूट कहां पे लाई करता है, 1 और 1.25 के बीच में लाई करता है या फिर 1.5 और 1.25 के बीच में लाई करता है। वैसा भी आप चेक कर सकते हैं बट उसको टाइम लगेगा। तो हम देखिए दोनों के लिए हम देखते हैं कि आंसर कितना आता है। अगर आपका आंसर यहीं से मैच हो जाता है तो आपको फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अगर मैं अज्यूम करता हूं कि जो रूट लाइज करता है 1 और 1.25 के बीच में लाइज करता है, तो मेरा नेक्स्ट रूट जो रहेगा x2 दैट विल बी 1 प्लस 1.25 डिवाइड बाई 2, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये हो जाएगा 2.25 डिवाइड बाई 2 और यह आंसर आता है 1.125। ठीक है, यह आंसर तो हमारे दिख रहा है यहाँ पे 1.125 है, बट हम यहाँ पे एक और चीज कैलकुलेट करते हैं। सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये रूट 1.5 और 1.25 के बीच में है और इसका हम अगर निकालते हैं वैल्यू तो ये आता है हमारा 1.375। तो 1.375 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगर यहाँ पे 1.375 भी हमारा आंसर होता तब फिर हमको यहाँ पे साइन चेक करने पड़ते थे इन सभी के, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते थे कि भाई रूट कहाँ पे लाइज करेगा, इन बिटवीन 1 और 1.5 करेगा या फिर वो लाई करता है 1 और 1.25 के बीच में। बट ये तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 29, न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय n इज। अभी 4 ऑप्शन दिए, कौन सा करेक्ट है देखना है। इसके पहले हमने ऐसे 2 एग्जांपल सॉल्व किए हैं जहां पे हमने न्यूटन्स का इटरेटिव फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवाए हैं और ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। सो यहाँ पे पहले तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं x इक्वल्स टू इट इज व्हाट 1 बाय n। सो यहां से मुझे पता है आप n क्या लिख सकते हैं, n विल बी इट इज व्हाट 1 बाय x लिख सकते हैं, बिकॉज अगर मैं रेसिप्रोकल किया तो n विल बी 1 बाय x। जैसे देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर रूट है तो आपको स्क्वायर करना पड़ता है। तो अगर ऐसे इक्वेशन है तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा यहाँ पे, और रेसिप्रोकल करने के बाद इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय x माइनस n इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा f ऑफ x हो जाएगा, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाय x माइनस n, और उसके बाद मुझे मिलेगा f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। ये मेरा हो गया f डैश ऑफ x। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम हमेशा लिखते हैं, इट इज xn प्लस 1 इक्वल्स टू इट इज व्हाट xn माइनस f ऑफ xn एंड इट इज व्हाट f डैश ऑफ xn। इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको आंसर आ जाएगा। xn देखिए एज इट इज रहेगा हमारा, और उसके बाद f ऑफ xn आपने फंक्शन ये डिफाइन किया हुआ है, तो हो जाएगा 1 बाय xn माइनस n अपॉन f डैश ऑफ xn आपका ये है, ये हो जाएगा देन व्हाट माइनस xn टू द पावर माइनस 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ बिग टास्क, वो आप कर सकते हैं इजीली। आई सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 अपॉन xn स्क्वायर लिख दिया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको आंसर आता है इट इज व्हाट xn इंटू 2 माइनस n इट इज xn। तो ये वाला आंसर देखिए अभी कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आई सपोज आप सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो मैंने आपको करके नहीं बताया बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल जॉब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एग्जांपल नंबर 30,
न्यूटन्स मेथड हैज सेकेंड ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस बिकॉज, अब आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन एन प्लस वन है आर द टू कॉन्जिक्यूटिव एरर इन फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट रूट बाय द न्यूटन्स मेथड। मैंने आपको ये बताया हुआ है एग्जाम्पल में कि भाई हमारा जो सब्सिक्वेंट एरर होता है वो प्रोपोर्शनल रहता है प्रीवियस एरर के स्क्वायर में, तो वो हमारा ऑप्शन ए में आ रहा है। देखिए एप्सिलॉन एन प्लस वन इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि जो हमारा नेक्स्ट एरर है वो स्क्वायर से मतलब रिड्यूस होता है और जल्दी हमारा अप्रोक्सीमेट कन्वर्ज होता है एग्जैक्ट रूट की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड बिकॉज एप्सिलॉन एन प्लस वन इज प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन एन स्क्वायर, हेंस वी से दैट द न्यूटन्स मेथड हैज सेकंड ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस बिकॉज यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 31, फाइंड बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन x cube minus 6x plus 4 equals to 0 nearer to 0.7। अब आपको यहाँ पे nearer to 0.7 by न्यूटन-रैप्सन मेथड आपको इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। आपको पता है इसके तीन रूट्स रहेंगे, आप कैलकुलेटर से भी इसको निकाल सकते हैं वेरी इजीली, बट यहाँ पे आपको न्यूटन-रैप्सन मेथड से ही निकालना है और पहला अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो ये आपका हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका आपने अगर डेरिवेटिव लिया तो हो जाएगा इट इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 6, उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x1 होता है इट इज व्हाट x0 माइनस इट इज f ऑफ x0 एंड f डैश ऑफ x0। आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है बिकॉज वो नियरर टू 0.7 बोल रहा है, तो अगर आपने 0.7 यहाँ पे पुटअप किया तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7 माइनस f ऑफ 0.7 अपॉन f डैश ऑफ 0.7। अब ये मैटर ऑफ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 0.7 एंड f ऑफ 0.7, f ऑफ 0.7 मतलब फंक्शन हमारा ये है, आपने यहाँ पे 0.7 पुटअप कर दिया माइनस 6 इंटू इट इज वॉट 0.7 प्लस 4 अपॉन इट इज 3 इंटू इट इज वॉट 0.7 का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू, इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन ए 0.7321। इसे आप वेरीफाई करके देखिएगा आपका आंसर ये आता है कि नहीं, मैच होता है नहीं। सो नेक्स्ट वन 32, फाइंड बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन 3x minus cos x minus 1 equals to 0 with initial approximation of 0.6। तो आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मतलब x0 का वैल्यू दिया हुआ है और आपको उसके बाद निकालना क्या है दैट इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, मतलब जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला वैसा ही। ये आपका f ऑफ x हो गया, इसका डेरिवेटिव ले तो हो जाएगा 3 बिकॉज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। बस अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 इक्वल्स टू x0 होता है, x0 हमको 0.6 दिया हुआ है माइनस ये मेरा फंक्शन हो गया 3 इंटू हम इसको लिखते हैं 0.6 माइनस दिस इज व्हाट cos ऑफ 0.6 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस साइन ऑफ इट इज 0.6। अब एक चीज आपको बस यहाँ पे याद रखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर में कि ये जो साइन और कॉस हम निकालते हैं इसको आपको डिग्री मोड में कैलकुलेट नहीं करना है बिकॉज ये जो 0.6 दिया हुआ है ये रेडियन में है, मतलब रियल नंबर है, इसलिए आपको जब भी कैलकुलेटर में आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप मोड रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, उसके बाद इसे कैलकुलेट कीजिएगा बिकॉज अदरवाइज आपका आंसर चेंज आ सकता है और अलग भी आ सकता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है इट इज व्हाट ऑप्शन बी इट इज 0.6071। ये जो क्वेश्चन है 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट क्वेश्चन मैं कहूंगा पेपर सेटर का, बहुत टाइम एग्जामिनेशन में आता है। नाउ द एग्जांपल नंबर इज 33, find using the regular falsi method the first approximate root of the equation x e to the power x equals to cos x if the root lies between 0 and 1। अब यहाँ पे आपको रूट निकालना है रेगुलर फाल्सी मेथड से, तो आपको पहले तो यहाँ पे f ऑफ x को डिफाइन कर देना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं इज व्हाट x e to the power x माइनस cos x, बिकॉज हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे फिर बाद में, तो ये हमारा हो गया f ऑफ x यहाँ पे। अब रूट लाइज बिटवीन 0 to 1 अगर हम बोलते हैं तो a अगर मैंने 0 ले लिया और b मेरा यहाँ पे 1 ले लिया तो मुझे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ही निकालना है, मतलब x1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x1 रहेगा इट इज व्हाट इट इज 0 इंटू एफ ऑफ 1 देन माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0 अपॉन इट विल बी एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेगुलर फाल्सी जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। दिस इज 1 इंटू एफ ऑफ 0 मतलब देखिए आप x की जगह पे 0 पुट अप कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 e to the power 0 माइनस दिस इज व्हाट cos 0 अपॉन यहाँ पे फिर आप नीचे में निकालेंगे क्या f ऑफ 1 और f ऑफ 0। f ऑफ 1 मतलब इट इज व्हाट 1 e to the power 1 माइनस इट इज cos 1
आप रेडियन मोड में कन्वर्ट करोगे बिकॉज cos 1 यहाँ पे आ रहा है, देन माइनस एफ ऑफ जीरो ये क्वांटिटी है, यहाँ पे ये एफ ऑफ जीरो हो जाएगा -1 आपका, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर आप इजीली फिर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर कि भाई क्या आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, आप निकाल के देखिएगा 0.3147 हमारा आंसर आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको देखिए अभी ये इक्वेशन ऑलरेडी मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और गॉस एलिमिनेशन से इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ओके, और वहां से फिर हम आंसर निकालते हैं। तो इसको तो पहले आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू -1। फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0x आ जाएगा, देन इट इज व्हाट प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3 आ गया ये। फिर ये 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 6z इक्वल्स टू इट इज व्हाट 6। तो यहाँ से तो z का वैल्यू आ गया मेरा 1 और ये z का वैल्यू मैं यहाँ पुटअप करूंगा, ओके। अगर मैंने यहाँ 1 पुटअप किया तो व्हाट इज 3 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 2 और ये 1 और 2 आप पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर ये ऊपर में तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा। इसे हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब पीछे से हम फिर वैल्यू पुटअप करना शुरू करते हैं और फिर हमें x y z की वैल्यू आती है। अब आपको चेक करना है कि 2 1 कहाँ पे आ रहा है। देखिए 2 1 कहाँ पे आ रहा है, इसमें तो 2 1 नहीं है। देखिए y का वैल्यू 2 होना चाहिए, तो y का वैल्यू 2 इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो वो कहाँ पे आ रहा है, y का वैल्यू 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 और 1 यहाँ पे। देखिए z का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू आपका डेफिनेटली -1 आएगा, जिसको अगर सब्स्टिट्यूट करते तो आप इसको चेक कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं आंसर हमने क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ओके, यहाँ पे हमने मेंशन किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल 35, जो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ चुका हुआ एग्जांपल। सो इट सेज दैट इन गॉस एलिमिनेशन मेथड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और इट इज नन ऑफ दिस। तो अगर आपने एग्जांपल सॉल्व किए हैं तो आपने हमेशा उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया हुआ है, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो दैट मेथड इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड को बदल देते हैं, तो वो हम बदलते हैं तो हमारा पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। बट अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, बस हम इक्वेशंस को इंटरचेंज करते रहते हैं, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ओके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 36, if f of a and f of b have opposite sign then f of x equals to 0 has no root line between a and b। ये तो गलत ही है, अगर अपोजिट साइन है मतलब रूट लाया करेगा। f of x equals to 0 has many roots lying between a and b। f of x equals to 0 has at least one root lying between a and b and f of x equals to 0 has exactly one root lying between a and b। अब देखिए अगर f of a और f of b के साइन नेगेटिव है तो एक रूट तो रहता ही है, पक्का है, बट हम बोल नहीं सकते बिकॉज एक से ज्यादा भी रह सकते हैं। मेनी रूट्स तो हम नहीं बोलेंगे, भाई मेनी रूट्स नहीं रहेंगे, तो हम बोलेंगे एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज ए के एक से ज्यादा रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मोर करेक्ट है। वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा भाई क्या सही हो सकता है करके। देन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द गॉस एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ऑफ अननोन, देन रिडक्शन टू एन अपर ट्रायंगुलर सिस्टम, finding the unknown by the back substitution, evaluation of cofactors। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम एलिमिनेशन अननोन का करते ही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको अपर ट्रायंगुलर में भी कन्वर्ट करते हैं और बैक सब्स्टिट्यूशन से हम इसके आंसर भी निकालते हैं जो हमने अभी देखा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ कोफैक्टर ये गलत है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। देन द रूट और रूट्स ऑफ द इक्वेशन e to the power x minus 4x equals to 0 lying between 0 and 1, 2 and 3। तो ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस करेक्ट। तो हमको यहाँ पे इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा भाई हमारा रूट सच में लाई कर रहा है कि नहीं 0 1 के बीच में और 2 और 3 के बीच में। तो पहले तो हम यहाँ पे f of x को डिफाइन कर देते हैं। f of x हो जाएगा e to the power x माइनस इट इज व्हाट 4x। तो आप पहले यहाँ पे निकालेंगे f of 0, तो e to the power 0 हो जाता है 1, ओके, और ये हो जाएगा इट इज व्हाट 0 यहाँ पुटअप किया तो ये हो जाएगा 1। अब इसका हम पुटअप करेंगे 1, अब 1 पुटअप कर देते तो ये e to the power 1 माइनस 4 into 1, तो e का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2.718 होता है। तो 2.718 अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 4 से, तो ये मेरी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब f of 1 आ जाएगा। तो ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव, इसका मतलब कि रूट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये तो ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। अब हम थोड़ा चेक करें तो 2 और 3 के लिए भी, तो अगर मैं यहाँ पे f of 2 को कैलकुलेट करता हूँ तो हो जाएगा e to the power 2 माइनस 4 into 2।
अगर आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। यहाँ पे इसको स्क्वायर कीजिए और -8, सो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, बट ये 0.27 है तो इसका स्क्वायर मतलब ज्यादा नहीं होगा। और ये निगेटिव क्वांटिटी अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो वही अगर मैं f(3) कैलकुलेट करता हूं तो e⁻³ -4 × 3 अगर हम लेते हैं तो 2.718 का क्यूब अगर मैं लेता हूं, -12 लेता हूं तो 2.718 का क्यूब ये आ जाता है, इट इज व्हाट 20.079। ओके, और ये -12 है तो देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव आई है। ओके, ये मेरी निगेटिव आएंगी और ये अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है कि रूट विल लाइज बिटवीन, इट इज व्हाट डेफिनेटली 2 और 3, मतलब 2 और 3 के बीच में भी रूट लाई कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आपको इस तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा और तभी आप मतलब आंसर को कंक्लूड कर पाएंगे। सो देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, दैट इज एग्जांपल नंबर 39। देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए कौन सा हम मेथड यूज करते हैं? गॉस सीडल, ये तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इससे। गॉस जॉर्डन से भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। न्यूटन रैप्सन से हम अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल यूज करते हैं और सेकंड से भी हम अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर आप जानते हैं गॉस जॉर्डन में हम क्या करते हैं, इसमें डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से। तो जब भी अगर हम डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहां से हम इनवर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा हमारा, जिससे कि हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। 40. What is the main difference between the Jacobi's method and Gauss seidel method? अब यहां पे ऑप्शन है computations in Jacobi's method can be done in parallel but not in Gauss seidel method। तो यहां पे हमको डिफरेंस बताना है, मेन डिफरेंस क्या है। तो computation in Jacobi's method can be done parallel, it is true, okay, बिकॉज हम पूरा सेट का वैल्यू वहां पे डाल देते हैं। बस गॉस सीडल में हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज हम लेटेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, इमीडिएट वैल्यू। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। कन्वर्जेंस इन जैकोबीज मेथड इज फास्टर एज कम्पेयर टू द इन गॉस सीडल मेथड, बट कन्वर्जेंस तो वैसे गॉस सीडल में रहता है फास्टर, तो ये तो गलत है कंप्लीटली। गॉस जैकोबी में तो फास्टर रहता ही नहीं है कन्वर्जेंस। Then Gauss seidel cannot solve the system of linear equation in 3 variable whereas Jacobi's can। ये तो पूरा गलत दिया हुआ है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम गॉस सीडल से भी सॉल्व करते हैं और जैकोबी से भी करते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन, डेविएशन फ्रॉम द करेक्ट आंसर इज मोर इन गॉस सीडल मेथड, ये तो कंप्लीटली गलत है। गॉस सीडल मेथड ही हमको मोर करेक्ट और जल्दी आंसर देता है एज कम्पेयर टू द जैकोबीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेरा करेक्ट रहेगा, दैट इज मेन डिफरेंस। Computation in Jacobi's method can be done in parallel but not in the Gauss seidel method। So here we complete the 40 questions, multiple choice questions, और बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में लिया हुआ, जिसकी लिंक मैंने आपको यहां दे चुकी है। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और लास्ट 10 क्वेश्चन भी देख लीजिए इस न्यूमेरिकल मेथड 1 के ऊपर।